बेसिकली ये चाहते हैं कि हमें समझ आए ट्रॉमा क्या होता है, उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है. So, trauma is not actually a difficult event in your life, it's actually your emotional response to that event. I want you to tell us about the different types of traumas. Okay. कि क्या क्या होते हैं. Our body doesn't know कि अच्छा ये real trauma है जो अभी हमारे साथ हो रहा है और ये perceived trauma है. हमारी ख़वातीन को लगता है कि हाथ तो नहीं उठा रहा ना, तो ठीक है, बाकी मैं बर्दाश्त कर लूँगी. तो आई वॉन्ट टू नो कि एज अ मदर क्या होता है ऐसा कि हमारा जो ट्रॉमा है या क्या चांसेस हैं कि हम वो आगे दे दें, कैसे वो शो अप करता है व्हेन यू बिकम अ मदर. इसके बहुत सारी चीज़ों में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज लाइक वी सेड trauma is basically when your safety is challenged. मैरिज है, अब एक बंदी है, उसने अपने आइडेंटिफाई कर लिए इश्यूज, वो थेरेपी में चलेगी. बंदा तो वैसे का वैसे ही अपने बैगेज के साथ बैठा हुआ है, तो क्या करें. कल को जब बच्चा बड़ा होगा ना, उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसने कितना किया. उनकी अपनी रिलेशनशिप उसी की रिफ्लेक्शन होगी. यू पिक व्हाट्स इम्पोर्टेंट. हमने घर के कामों को, लोगों के कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है ओवर व्हाट वी नीड फॉर आवरसेल्व्स. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we're here with another special episode. So आज हमारे साथ हैं सारा जफ़र, who is a psychotherapist and she has done her masters in mental health and psychological therapies. She's also running her page. It's called Ammis for Mental Health, जहाँ पर you offer support groups and also one-on-one therapy. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग हियर अगेन. शी वाज आवर गेस्ट इन सीजन 1 also, so thank you so much. I'm happy to be here. Thank you for having me. Okay, so how have you been? How was life? Life is good, alhamdulillah. I recently had my third child. Mashallah. So he's almost 3 months now, so it's been hectic to say the least, but alhamdulillah things are going well. तो अभी तो बहुत मुश्किल था टाइम निकाल कर आना. बहुत मुश्किल से. This is actually the first thing that I've done that's not been about motherhood in the last 3 months. And so I was a bit, nervous कि थोड़ी सी mom brain भी चल रहा है, थोड़ा सा memory का issue भी चल रहा है. There's a lot of multitasking going on, but I was happy to be out and take a little break from it. But I'm so glad and I'm so proud of you for taking the little steps towards your work. Yeah. So आज हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए था मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट ट्रॉमा टुडे. और हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हमें समझ आए ट्रॉमा क्या होता है, उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, एंड यू नो हाउ इट शोज़ इन आवर रिलेशनशिप्स लेटर ऑन. क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि अच्छा इसका लिंक क्या है टू विद आवर चाइल्डहुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद लाइक बेसिक जैसे कि हम बिल्कुल बच्चे, हमें कुछ नहीं पता, हमें अपने ऐसे समझाना है आज कि ट्रॉमा होता क्या है. हाउ डू यू डिफाइन ट्रॉमा? Alright, so I'll clear a few misconceptions as I answer this question as well. जब हम कहते हैं when we use the word trauma, तो I think दिमाग में सबके आता है कि बहुत खौफनाक horrible thing has happened, right? And we associate the word with the event itself. So trauma is not actually a difficult event in your life, it's actually your emotional response to that event, right? So that can be different for different people. एक इंसान के लिए वो event जो है वो cope कर जाएंगे उससे, for another person can be very difficult. So it's basically just your emotional reaction to a difficult or stressful event in life. And it's often an event that challenges your sense of safety. So that is a key part of where it stems from. ओके, सो मतलब सुनने वालों को समझ आ गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि बचपन में ही हो. ज़रूरी नहीं है, एब्सोल्युटली. और उससे हमें ये भी पता चलता है कि अगेन बिकॉज आई प्रैक्टिस एज अ ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट नाउ, एंड आई मेड द ट्रांजिशन. हालांकि ऑफ कोर्स जब ट्रेनिंग आप करते हो तो आपको CBT भी पढ़ाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यू डूइंग ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स. टॉक थेरेपी उसमें बहुत एक पॉपुलर आई थिंक फॉर्म है व्हेन यू टॉक अबाउट साइकोथेरेपी. और अक्सर आई थिंक सबने मूवीज़ में भी यही देखा होता है कि अच्छा थेरेपिस्ट है, बैठा हुआ है, प्रेशर बना हुआ है कि आपने कुछ बोलना है. And I see that in a lot of my first sessions with clients, they come on the screen and there's this like
sort of word vomit कि अच्छा we have to tell our deepest darkest secrets now, right? And we have to tell everything. I was the same, by the way. No, and it's कुछ रह ना जाए. no, it is the way that I think it's formatted, and it's the way that I think a lot of people are aware of it happening that way क्योंकि हमने movies में देखा है, क्योंकि हमें वो awareness है, क्योंकि we associate therapy with sharing our secrets. So I used to work on that model for a while. But I shifted, I think, up to almost 2 saal ho gaye when I shifted on to trauma-informed therapy. And the key in trauma-informed therapy was that there was a take-home from it. Like there was a take-home message, or you were ending the session with something concrete, right? So I saw that in talk therapy, normal jobs, even CBT karo, sab kuch karo, it was all sort of going over the client's head कि अच्छा हम बातें कर रहे हैं, we're talking about these things. I saw a lot of clients get very dysregulated in sessions because they're talking about very difficult things, right? तो अक्सर ये होता है कि instead of making us feel better at the end of the session, you somehow feel worse because you've been re-traumatized. So the body, our body doesn't know कि अच्छा ये real trauma है जो अभी हमारे साथ हो रहा है और ये perceived trauma है. जब हम एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में बात करते हैं, एक मुश्किल चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर वो फीलिंग्स एसोसिएशंस जो सिम्प्टोमोलॉजी आप कह लें वो आपकी वापस आ जाती है और like reinforcing. Absolutely. So a lot of the times you end a session, you've been in therapy, I've been in therapy, you end a session, you're like ये क्या था यार you know, I felt better before this session, and then that can also create a lot of reluctance in future sessions as well. I know even for me, when it gets uncomfortable, then you don't want to push through that way. So trauma-informed therapy is different because you're not starting out that way. You're not starting out with, my name is Sarah Zafar, this is my story, this is the horrible thing that happened to me. You're starting out with, okay, what are you doing currently? What are the resources you're using? How are you building your capacity? So we do that work first because जब तक हम अपना ख्याल नहीं रख सकते अपनी body का, अपने mind का, after talking about something difficult, we can't really talk about it. Yeah, right? That makes sense. So I started to notice that shift कि client जो है is at the end of the session feeling better. I would notice slight shifts in their sort of body language. We do a lot of that in trauma-informed therapy. It's not just the talking that we're doing. It's body awareness. Yeah, so I felt like there was a significant change and improvement there. I want you to tell us about the different types of traumas. कि क्या होते हैं? Okay. So in sort of explaining that, जो further parts भी होते हैं, further different types भी होती हैं, but जो main 2 types हैं या 3 types हैं, I'll talk about them because that will also clarify a further misconception when we talk about trauma. So the first is acute trauma. That is basically something that comes from a single life event. Sexual harassment हो गया, car accident हो गया, it can be like it can be an earthquake, it can be something which is an individual event. Yeah, absolutely. It can be loss of life, it can be, death in the family, that sort of thing. Divorce, absolutely. But it's a single event, right? Okay. और फिर उसके further जो है आगे क्या आसार होते हैं, that's basically. So the second type is chronic trauma. So that is, of course, जैसे medicine में भी होता है कि there's acute pain, then chronic हो जाती है. So it's basically something that doesn't have to do with a single life event, but it's the prolonged exposure to a difficult situation which is challenging your safety. For example, it could be childhood abuse, domestic violence, it could be neglect, it could be inconsistent caregiving in childhood. So it's a very long period of time जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मेरा मसला ये है कि मेरे साथ ये हुआ था. Because there are stages. You cannot pinpoint. Yeah, so it's gone on for a very long time. So that's a little bit more complicated. But वो भी एक type होती है. So I think जब हम trauma की बात करते हैं, a lot of people think it's one event that has happened. हाँ मेरे साथ बचपन में ये हुआ था इसलिए मैं ऐसी हूँ या इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ. But it can be that you're in a situation which you're on high alert, you're keeping your guards up, you're walking on eggshells. तो आप prolonged time के लिए जब उस situation में हो तो it has effects on you and then you carry that on further. Like जैसे कि अगर
इट कैन बी एन अब्यूजिव मैरिज ऑल्सो कि जहाँ आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं बिल्कुल। और आपकी शादी चली है 2 साल 4 साल 8 साल लोगों की 20-20 साल चल जाती है। हाँ, और आप कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में है बिकॉज यू नॉट फीलिंग सेफ इन दैट मैरिज एंड ज़रूरी नहीं है कि उसमें डोमेस्टिक वायलेंस ही हो, देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अब्यूज। राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट अच्छा फर्दर क्या उसकी वो टाइप्स हैं, निगलेक्ट हो सकती है, इमोशनल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज, देयर इज फाइनेंशियल अब्यूज, देयर आर ऑल फिजिकल अब्यूज भी, इसमें फिजिकल वायलेंस आ जाता है, बट डिफरेंट टाइप्स हैं वेयर इट डजंट हैव टू बी कि अच्छा ज़रूरी है कि फिजिकल कोई चीज़ हो रही है या मार रहा है कोई तो ही हो सकता है, वरना आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में नहीं है। ये भी एक चीज़ है जो हमारे माशरे में आई थिंक इतनी समझी नहीं जाती कि without sort of raising a hand on you, your spouse can still be abusive in other ways, right? So that's why I want you to like explain it a little कि emotional abuse अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बंदा मारता नहीं है, जैसे कि हमारी ख़वातीन को लगता है कि हाथ तो नहीं उठा रहा ना, और या एक अच्छी चीज़ कर रहा है या 2 अच्छी चीज़ें कर रहा है तो ठीक है, बाकी मैं बर्दाश्त कर लूँगी, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की टाइप्स होती हैं। तो इमोशनल अब्यूज़ अगर आप बताएं कि उसमें व्हाट इज़ इमोशनल अब्यूज़? सो आई थिंक इमोशनल अब्यूज़ का एक तो मेन पार्ट ये होता है कि आपकी इमोशनल नीड्स जो हैं वो मीट नहीं हो रही होती इन दैट रिलेशनशिप, ठीक है, इट्स थॉट ऑफ एज समथिंग दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, राइट। ऑफ कोर्स उसके बाद इमोशनल अब्यूज़ में मैनिपुलेशन आ जाती है, you know, convincing you one thing versus another. There are lots of terms that are very popular now. I try not to use them because I think when you do as a therapist or as somebody who knows the language, so it becomes common verbal जो आपकी एक language usage हो जाती है उसमें आ जाती है, and then people misquote it and misuse it. So I try not to use those big words or those heavy words or to even diagnose. So that's another part of trauma-informed therapy, that you're not sitting there to make a diagnosis. You're not looking at it as a medical problem. You're looking at it as something that the body has taken the load of and you're trying to understand how we can better cope with it. तो वो भी एक चीज़ होती है, again trauma related, कि आप it's not necessary कि एक चीज़ बहुत बड़ी हो गई है तो आपके साथ डेफिनेटली कोई बहुत बुरी चीज़ हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है कोई बात, कि साइकोलॉजिकली यू हैव अ डिसऑर्डर, राइट। सो अक्सर जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं लोगों के दिमाग में PTSD आता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, विच इज़ अ डिसऑर्डर, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा हुआ है तो आपको PTSD हो जाएगा या हो गया है, right? सबके साथ नहीं होता absolutely. So it depends on how you cope, whether you are going back and doing the work and actually working through that traumatic event to have a better life. So when I became a mother, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी कि बहुत सारी जो मेरी पेरेंटिंग के मसले थे वो मेरे अपने मसले थे, ठीक है। So Alhamdulillah for the akal and awareness that I was able to understand कि ये मेरा मसला है, and you know I need to go for my therapy so that you know I can become a better parent and I can break the cycle कि मैं अपना trauma आगे transfer नहीं करूँ, because you have a page specially for moms and it's called Ammis for Mental Health and mashallah you're doing amazing work Sara. Thank you. आपके support groups होते हैं, आपके one-on-one आप sessions करती हैं, तो I want to know कि as a mother क्या होता है ऐसा कि हमारा जो ट्रॉमा है या क्या चांसेस हैं कि हम वो आगे दे दें, कैसे वो शो अप करता है व्हेन यू बिकम अ मदर? Okay, very good question. I love this question. All right, so it's like we look at physical disease in the body, right? Medical तरीके से जब हम देखते हैं, when does disease find you basically? When do you catch it? When you're at your weakest, when immunity आपकी low है, आप weak हैं, you're not strong. I think that really helps you understand and put into perspective how when we become mothers, there is so much that's going on. Wonderful, right? So you're at your all-time low. Aapki, not just the fact that your body is going through hormonal changes, there's a dip, right? Like the greatest dip. Har tarah ka dip hai in those levels, and it's very drastic. So the body is taking it on, but at the same time, how do you cope with these difficult changes? You rest, you eat, you sleep, you take care of yourself. None of which you're able to do when you have a newborn, right? So the body is at a very important transition and you're not really able to take care of yourself. Yeah. And so I think that's when it starts to manifest. That's where it begins.
And slowly what happens is you start to see, and this is the second stage of it, when your child is growing up and you're starting to get angry at your child and you see them walking around and you start to see your own childhood in that child. And you see कि अच्छा इसका ग्लास ऐसे टूट गया, मुझे बहुत गुस्सा चल रहा है, मेरी अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा था, right? And this whole thing is playing in your head. And it's unintentionally that you're thinking this, unconscious And level it's पे. so fast It and is. automatic. It is. And it comes back. And sometimes when you deal with it in a better way, आप बच्चे को नहीं मारते एंड सिर्फ डांट से काम चला लेते हैं, या फिर वो भी नहीं करते हैं, you're very successful that day कि आज तो जीते हैं हम. उस दिन आपको क्या फील होता है कि मेरी अम्मी भी कर सकती थी, मेरे अब्बू भी कर सकते थे, उन्होंने तो मुझे उस टाइम पे मारा था, राइट? सो our inner child, the wounded child, it's screaming, it's trying to come out, trying to tell you, and it's both a sort of a hurt and a pride when you try to take care of your child in a different way than how you were raised, right? Because you're so happy, you're so proud of yourself. It's so emotional, I know. And you are really doing your absolute best, but at the same time, you're hurting because somewhere in life you felt like you weren't given that same. It's so like सुन के मुझे कुछ I started feeling it. So it was exactly the same story. Yeah. कि I was not able to manage myself honestly. मुझसे नहीं होता था कि मैं डांटती भी थी ना, तो I used to go in like deep guilt. And guilt is like my constant ज़िंदगी की theme. Yeah. I can say that कि I always feel guilty. I used to feel guilty before therapy. मेरा बहुत heavy guilt होता था. So जब मैंने पढ़ना और समझना शुरू किया parenting, positive discipline, ये वो, I was not able to implement it. क्योंकि मैं therapy नहीं जा रही थी और मुझे लगता था कि मैं इतना पढ़ रही हूँ कि और मैं अपने आप को ना I tried to डराओ माई सेल्फ कि मैं अपने आप को डरा दूँ कि इसका इस पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर मैंने हाथ उठाया या मैंने चीखा या डांटा, तो मैं अपने आप को किसी तरह डरा दूँ कि मेरा हाथ ना उठे या मैं उसको डांटूँ नहीं या मैं शाउट नहीं करूँ. तो वो डराना वॉज मेकिंग इट वर्स बिकॉज आई वॉज सप्रेसिंग द इनर चाइल्ड. सो जब थेरेपी स्टार्ट हुई और जब मैंने इस पर बात करना शुरू किया और जब चाइल्डहुड और सब चीज़ें पुराने खाते खुले, तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि इनिशियली तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया कि आज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा बिकॉज उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था. Absolutely. It is sad. It is, but I think there's a dramatic difference in the previous generation and in this generation. हमारी previous generation बहुत collectivist society के framework पे operate करती थी, जिसमें जाओ बाहर खेलो, सड़क पे खेलो, हमसाये के घर चले जाओ, खाला आ गई ले गई साथ, कुछ पता नहीं है बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, you know, all kinds of stories. My mother still tells me एक दफ़ा दूध वाला आया, हम उसकी बाइक पे बैठ गए, हम इधर चले गए, हम उधर चले गए, and I'm like ये किस किस्म की बातें हैं, you know, it's very difficult for us to listen to this stuff. So when that happens, and pressure भी बहुत था माँओं पे, दावतें भी खिलानी हैं, आपने ससुराल को भी खुश रखना है, आपने मैके को भी खुश रखना है, आपने बच्चों की तालीम का भी ख्याल करना है, आपने मियाँ की बातें भी सुननी है. So the impact was very significant because I think the mothers didn't have the resources that we do either. Alhamdulillah, we do. मेरी अम्मी अक्सर मुझे देखती हूँ, कहती हैं हाँ बट यू नो हमें तो रोटियाँ भी आके बनानी होती थी, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते थे. एंड दैट्स ट्रू, बिल्कुल. यू नो यू कांट गेट आउट ऑफ दैट साइकिल. तो उन्होंने भी जान के नहीं किया, बट बिकॉज दे डिडंट हैव दैट स्पेस, दे डिडंट हैव दैट रूम टू गो अवे एनीवेयर, आई थिंक इट टेक्स अ टोल. वो बर्न आउट होता है एंड देन इट कम्स आउट ऑन द चाइल्ड. और उसमें फिर बहुत सारे और फॉर्म्स ऑफ ट्रॉमा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज यू डोंट हैव योर चाइल्ड अंडर योर सुपरविजन एट ऑल टाइम्स. वो कभी नीचे चले गए, फैमिली मेम्बर्स के साथ चले गए कहीं, कभी वो बाहर चले गए, कभी पार्क चले गए, कभी कुछ पता नहीं वो कहाँ चले गए. तो फिर ऑफ कोर्स नेग्लेक्ट उसमें आ जाता है, देन सेक्सुअल अब्यूज, लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट. तो अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों कुछ साल पहले ऐसा लगता था कि हमारी जनरेशन वो मतलब सेफ थे हम, और हमारे टाइम पर तो ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी. बट द मोर you start learning, the more you start educating yourself. And when you become a therapist, and then you hear the stories. Yeah, and when you hear the stories, I was in shock. कि हमारी जनरेशन की बच्चे कितना अब्यूज़ हुए हैं सेक्सुअली. एंड बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी, बिकॉज पता नहीं था कि हो क्या रहा है, और वो अब आकर उन चीज़ों के बारे में हमें पता चला है और अब बात जब हो रही है, एंड आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल अराउंड मी.
और मैं हैरान रह गई ये सुनकर कि मतलब शायद एवरीबडी हैज अ स्टोरी, एवरीबडी हैज अ स्टोरी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ज़माना सेफ था, वो ज़माने में ट्रस्ट कर सकते थे हम दूध वाले पे या जिस पर भी कि ठीक है कारी साहब पर या दरवाज़ा आपने बंद करके पढ़ने बैठा दिया या जो भी। कभी भी कुछ भी सेफ नहीं होता। और हमारे जो एंटीनास खड़े हुए होते हैं ना, मुझे लगता है वो सही खड़े हुए होते हैं। जो हम सुनते हैं स्टोरीज, उसके बाद पीपल कॉल मी पैरानॉइड कि तुम बहुत ज़्यादा करती हो, तुम बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर मॉम हो, ये वो। तो मतलब आई एम ओके विद दोस लेबल्स, आप लगा लें, लेकिन बच्चे की सेफ्टी से बढ़कर ना कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, I even say that in this field. Yeah, absolutely. I even say that when it comes to being like a gentle parent as well. कि मेरे लिए personally, I don't say this for anybody else, but मेरे लिए personally होता है कि अगर तो बच्चा सड़क पे जा रहा है और आपने उसको रोकना है, तो there are no boundaries there. You have to do what is best for the child. उसमें आपको चीखना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है, जो भी करना पड़ रहा है, you have to sort of chase that child, save that child. तो आपको ना आई थिंक बहुत रिजिड भी नहीं करना चाहिए चीज़ों को. दैट ऑल्सो मेक्स इट वर्स. जस्ट गोइंग बैक टू व्हाट यू वर जस्ट सेइंग कि आपके अंदर वही चीज़ चल रही है कि अच्छा मैंने डांटना नहीं है, मैंने मारना नहीं है. व्हेन यू कीप थिंकिंग अबाउट दिस, दैट्स व्हाट वी से अबाउट चिल्ड्रन एज वेल हु हिट, के you don't tell them don't hit, because when they're saying don't hit, then they will hit. Right? It's constantly going on in your head. तो उससे बेहतर ये होता है कि you allow yourself, exactly, and you work on it, right? Over time आप अपना ख्याल रखें, आप अपने resources को build करें ताकि आप you don't get to that point. So the work is outside of the tantrum, it's outside of that interaction with your child. कि जब वो उस मोमेंट में है, उसी टाइम हमने पूरी माँ नहीं बनना कि ये ऐसे ये भी बहुत मुश्किल से सीखा मैंने कि उस टाइम पे छोड़ दो, इन द हीट ऑफ द मोमेंट बाद में करो. और इट्स एक और चीज़ अभी जो आपने बात की रिगार्डिंग द रोड वाला चीज़, आई गेव द एग्जैक्ट सेम एग्जांपल इन माय अर्लियर पॉडकास्ट कि थोड़ा सा हमें रिजिड और फर्म होना पड़ता है. जैसे आजकल मैं देखती हूँ माँ बाप को कि क्या करें, सब बच्चों के पास फ़ोन है. तो आई ऑलवेज गिव दिस सिगरेट वाले एग्जांपल कि हम कभी सिगरेट नहीं देते कि सब पी रहे हैं तो ये लो जी आप भी पी लो. तो जिस तरह रोड की सेफ्टी के लिए आपको स्ट्रेस होता है ना, फ़ोन इज़ द सेम थिंग. आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या देख रहा है. खैर हमारा टॉपिक कहीं और जा रहा है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो सारा वी स्पोक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉमा. अब आप मुझे अगर बता सकें कि इसमें से किसी भी टाइप ऑफ ट्रॉमा है, एंड यू नो you get married, you get into a relationship, you start your family, तो उसमें रिलेशनशिप में हमने मदरहुड की बात कर ली, उसमें कैसे प्रेजेंट करता है कि अगर किसी के बचपन में कंसिस्टेंट किसी किस्म का निगलेक्ट रहा है, अब्यूज़ रहा है, तो वो फिर रिलेशनशिप्स में कैसे प्रेजेंट करता है. सो पहली बात तो ये कि जब आई थिंक हमारी सोसाइटी में एक उस तरह का एक लूप चल रहा है, ट्रॉमा है इन अ फैमिली और रिश्ता आ जाता है, तो दैट्स थॉट ऑफ एज बचने लगे, हम जान बचने लगे, राइट? अगेन दैट इज़ अ वेरी not the best way to think about it, because वो भी कोई बहुत आसान सिचुएशन नहीं है. It's a different situation, but if you haven't worked on yourself, you haven't resolved your childhood traumas, so you're jumping into another thing without actually doing the work. Because you feel that's an escape. कि मेरी तो जान बचने लगी है, लाइफ सेट हो जाएगी. और फिर दिखाते भी तो यही है कि जो करना है तुमने शादी की, घूमना फिरना, अपना जो मर्जी पार्टी करना. यही हमारी देसी थोड़ी मेंटालिटी आई थिंक अब चैलेंज करने का वक्त आ गया, क्योंकि वो होता नहीं है इस तरह. कोई घुमाया फिराने के लिए बैठा नहीं है कि हमारी बीवी आए तो हम इसको घुमाए फिराएं. होती है, लाइक ऑफ कोर्स यू डू थिंग्स टुगेदर एंड यू एंजॉय दैट एज अ कपल, बट योर एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज सो इम्पोर्टेंट. आप अगर जा रहे हो कि ये मेरा सेवियर है, ये मुझे बचाएगा, ये मुझे हंसाएगा, ये मेरे हर इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो व्हाट यू डूइंग हियर इज़ ट्रॉमा रीएनैक्टमेंट. ठीक है, that is something that comes from, okay, you've had unsuccessful relationships in the past, or you've had childhood trauma. It can stem from your relationship with one of the parents. Neglect है, prime आपका जो caretaker है, neglect हो गया, any sort of thing that you've dealt with. Inconsistent care है, हाँ, आपके attachment disturbed. So उसमें फिर what you start doing is you replicate behaviors that you did in those relationships with this new relationship, this new partner. When you're doing that, जो आप बिल्कुल उसको you're carrying it forward, right? You're not understanding कि अच्छा वो एक different relationship थी, वो एक different इंसान था, उसके साथ मैं एक different इंसान थी, और ये अब एक नई relationship है. Because of course अब it's unconscious, nobody does it on purpose, but
बचपन में अगर निगलेक्ट था या फिर अटेंशन नहीं मिली और उस बच्चे ने अटेंशन गेन करना सीखी थ्रू रिबेलियस एक्ट्स फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चे को अटेंशन, पॉजिटिव अटेंशन नहीं दोगे, वो आपसे नेगेटिव अटेंशन लेके रहेगा, बिकॉज बच्चे को अटेंशन चाहिए। एंड दे कांट रियली डिफरेंशिएट Between बिटवीन the two. पॉजिटिव एंड Yeah, नेगेटिव। आप उनको देख रहे छोटा हो, बच्चा है, हाँ, वो पानी गिराएगा क्योंकि आपने फौरन उसकी तरफ देख के बोला पानी मत गिराओ। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो वो दे वांट यू टू लुक एट देम, दे वांट यू टू सी देम, दैट इज द अटेंशन दे वांट, राइट? तो अब आपने रिबेलियस होके सीखा उस रिलेशनशिप में कि आप उनसे अटेंशन कैसे लो, और अब आपकी शादी हो गई है, Oh God. और अब आपने वो चीज़ें रिजॉल्व अपनी नहीं की, और अब आपके हस्बैंड फॉर एग्जांपल बाहर कहीं गए हुए हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे, व्हाट डू यू डू, राइट? 5 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा आप कॉल करोगे। हैबिट्स और थिंग्स दैट यू माइट हैव डन इन द पास्ट that were okay with certain people, with certain friends, with your parents, that may not continue in this new relationship, right? So it is going to affect the way you step into this new relationship. अभी तो मसले मसाइल नहीं शुरू हुए, ये तो अच्छा टाइम है, शुरू का टाइम है, right? तो अब उसमें ये है कि you're not the only person bringing trauma to the marriage. You're not the only person bringing your baggage. So the other person is also doing that. अब उसके साथ बचपन में क्या हुआ, उसकी फैमिली कैसी थी, उसके पेरेंट्स कैसे थे, बहन भाई कैसे थे, वो क्या बैगेज लेकर आ रहा है, और आपकी ये जो रिबेलियस स्ट्रीक है या आपकी जो एक एक्स्ट्रा एंगर हो गया, या उसका उस इंसान पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो किस लेंस से देख रहा है और वो किस इंसान को सोच रहा है इन दैट रिलेशनशिप। अक्सर आदमी कहते हैं कि हमारी माँ ने तो, हमारी माँ तो आगे से उफ नहीं करती थी या बोलती नहीं थी, अब्बू कुछ कहते थे तो वो खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी। अब उनके जहन में अपने मदर्स का वो होता है, बिल्कुल, और लड़कियां शायद प्रॉब्ली अपना कुछ लेकर आ रही होती हैं। एग्जैक्टली, तो दोनों तरफ से आ रहा होता है, और फिर जब दोनों तरफ का एक बैगेज आएगा और वो इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज इफ यू डोंट डू द वर्क, द ट्रॉमा इज देयर, इट्स सॉर्ट ऑफ जैसे आप पानी को उबालने के लिए रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें उबाल आ रहा है, राइट? वो फटेगा किसी दिन। तो यू आर एट दैट पॉइंट, एंड व्हाट दैट देन डज टू दैट रिलेशनशिप इज़ के बहुत सारी चीज़ों में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज लाइक वी सेड ट्रॉमा इज़ बेसिकली व्हेन योर सेफ्टी इज़ चैलेंज्ड, राइट? तो आपको बचपन में वो सेफ्टी नहीं मिली, आपने जब सेफ फील ही नहीं किया, तो हाउ आर यू गोइंग टू फील सेफ इन दिस न्यू रिलेशनशिप? सो शायद अगले ने कुछ किया भी ना हो, but you're not feeling safe, you're not feeling like the other person is there for you. If you were emotionally abused in your childhood and now you've gotten married and you thought कि ये बंदा आएगा, ये emotionally मुझे पूरा कर देगा, मेरा fill हो जाएगा, बिल्कुल, exactly, but it didn't happen. Now he's not responding to you or not talking to you the way that you need him to. How do you get him to listen? How do you get him to react? राइट? तो वो फिर बैगेज आपकी इकट्ठी होती आ रही है। अक्सर फिर बीवियाँ अपने शोहरों को कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और मियाँ कहते हैं कि मैं फलाना नहीं हूँ, एंड यू नो ऑल ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ कम्स इन, बट इट रियली डज कम फ्रॉम दैट प्रीवियस बैगेज दैट वी आर ब्रिंगिंग इनटू द मैरिज। अच्छा सारा, यहाँ से मुझे एक सवाल जहन में आया है कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स women are more driven towards improving themselves, especially जैसे मेरी ज़िंदगी में हुआ आफ्टर बिकमिंग अ मदर कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग एंड आई नीड टू फिक्स। हस्बैंड्स को तो छोड़ ही दो कि वो दे थिंक कि अच्छा हमारे साथ कोई मसला है भी सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि ओके समथिंग इज़ रॉन्ग, कि मेरी कोपिंग में या मेरी प्रोसेस करने में या मेरे इमोशंस के साथ भी मैं तो फिर परफेक्ट मुझे कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट आई सी अराउंड मी एवरीवेयर। तो अब ख़वातीन जो यूजुअली माई क्लाइंट्स ऑल्सो, वैसे भी आस पास फ्रेंड्स में, दे आर गोइंग टू थेरेपी, दे स्टार्टेड देयर इनर वर्क, बट उसमें अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मेरे सब कुछ करने से क्या होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बच्चों का पर्सपेक्टिव, कि जब ये शख्स तो बदलना ही नहीं चाहता, तो अगर किसी को थेरेपी में आना भी होता है ना, आई गेट लाइक मैसेजेस इन माई इनबॉक्स के हमारे कुछ करने से क्या होगा, जब फादर ही कुछ नहीं करा, जब फादर ही, तो उनके लिए आपका क्या है कि मैरिज है, अब एक बंदी है, उसने अपने आइडेंटिफाई कर लिए इश्यूज, वो थेरेपी में चलेगी, बंदा तो वैसे का वैसे ही अपने बैगेज के साथ बैठा हुआ है, तो क्या करें? I read something recently, I don't know exactly किसका कोट था या स्टोरी थी, was something that left a profound mark, and I wasn't able to sort of shake it off. And उसमें एक लड़की का वाक़या था कि she went through a very disturbed childhood, inconsistency थी, या पेरेंट्स थे ही नहीं, या बहुत ही कोई बहुत डिफ़िकल्ट childhood था,
And she recalled many years later this one aunt she used to have, who she used to meet every summer once or twice, या साल में 2 दफ़ा 4 दफ़ा, very inconsistently used to meet this aunt. And she was the most positive influence in her life. And she made such a huge impact on her that she was able to make something of herself. तो अगर वो एक खाला हो गई, एक फुप्पो हो गई, एक आंट हो गई somewhere, some role model, if that one person can make such a significant change in a child's life when the parents aren't there, the siblings aren't there, so can you imagine as a mother what difference you can bring into a child's life? Goosebumps. Yeah. Beautiful. Also, I don't know, like मैंने हमेशा यही जवाब दिया है कि you are responsible for your actions. Yeah. I am responsible for my जिम्मेदारी as a mother. कि मैंने क्या किया. I am not responsible for my husband कि वो कैसा father बन रहे हैं, वो कैसे father नहीं बन रहे हैं, वो अपना role play कर रहे हैं. We have become so focused on that. I think it's because of again social media कि women have become, अच्छा हमारी माएँ अपना रोल किस तरह से प्ले करती थी. हमारे माय फादर was hardly in the picture. उस ज़माने में तो डिफाइंड था कि मैंने बाहर पैसे कमाने और तुमने घर संभालना है. अब घर संभालना was everything from parent teachers meeting to pick and drops to everything. वो सब कुछ भी कर रही होती थी, लेकिन वो ये नहीं था कि अब आपके फादर नहीं है पूरा दिन तो मैं आपको होमवर्क नहीं करा रही क्योंकि वो आएंगे तो आपको होमवर्क कराएंगे. इवन रीडिंग के हैबिट्स पे बात कर लें, किसी चीज़ पे भी, whatever I'm posting, I get a message कि my husband is not involved. So we have created this मसला for ourselves that we're so focused, कोई वो अपना रोल नहीं प्ले कर रहा. नहीं, मैं अक्सर ये बात आती है सपोर्ट ग्रुप में, बहुत ज़्यादा ये बात आती है अक्सर. सपोर्ट ग्रुप ख़त्म होने लगते हैं ना तो कोई मेंबर जो है ना वो अपने मियाँ की कोई बात छेड़ देती है, बस उसके बाद सभी शुरू हो जाते हैं. सो इट्स वेरी टफ टू कम आउट ऑफ दैट वन. बट मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप कमरे में एंड यू हैव अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, राइट, एंड यू आर इन अ रूम एंड यू आर स्ट्रगलिंग, मे बी यू हैव अ टॉडलर एंड अ न्यू बॉर्न एंड वन नीड्स अ डायपर चेंज, द अदर वन's crying because they fell or something, you don't know what to do first, you're losing your mind, and your husband walks into the room and he looks at the situation and then he walks back out. ये सबके साथ होता है, आई थिंक सबके साथ हो चुका होता है एट सम पॉइंट. अब वो बेचारा शायद किसी मुश्किल से आ रहा हो, मेंटली किसी और कैपेसिटी, कोई और चीज़ चल रही हो मेंटल कैपेसिटी वाइज, या किसी काम से आया हो, या कुछ और सिचुएशन हो. खैर बेचारा नहीं कहना चाहिए, दे शुड डू मोर. बट वो कुछ और सोचता हुआ आया और चला गया. And as a result, what happens? You absorb like, okay, he didn't help me, he doesn't and you've care. Gone somewhere else. Yeah. Now there's anger. Now you're frustrated. Now और अब डायपर चेंज कैसे होगा? और अब जब वो होगा, because you're so, and you're hurt, you're sad because you want your children to have such a positive parental environment. Exactly. You want एक parent एक बच्चे संभाल ले, जैसे ads में होता है. Exactly. And you want the father to be involved and you want them to have such a good relationship with the father कि अब क्या होगा कि आपको इतना दुख है, आपको इतना गुस्सा है क्योंकि आपको मैनेज भी करना है और आपसे हो भी नहीं रहा, कि what will happen, थोड़ी देर बाद आपको चढ़ेगा गुस्सा और आप निकालोगे बच्चों पे. और अब उसके पास ना सिर्फ एक इन्वॉल्व बाप नहीं है, अब उसके पास एक माँ भी नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्ट्रिंग समवन एल्स अलोंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी आपकी अपनी क्या सिचुएशन है, आप खुद कितने पानी में हो, आपकी अपनी कितनी कैपेसिटी है. आई कीप यूजिंग दिस वर्ड, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी डू इन ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी. इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग. यू बिल्ड योर ओन कैपेसिटी. How do you take care of your own regulation? How do you do that work? अब जब when you become a mother, all of those transitions are happening. Capacity is at an all-time low. उस वक्त तो आपको चाहिए है अपने लिए कुछ ना कुछ करना, so that you come out of that loop that you're in. So एक ये चीज़ कि we need to stop dragging fathers into it, because कल को जब बच्चा बड़ा होगा ना, उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसने कितना किया. उनकी अपनी relationship उसी की reflection होगी. And if we look at these fathers आजकल के and their relationship with their fathers, it's very apparent. Somehow बेटियों की relationship बाप के साथ होती है, बेटों की बड़ी मुश्किल होती है. So you will see that it will show up. And they might remember that, they might realize it 2 years, 3 years, 2 months, 2 weeks from now कि अच्छा नहीं, we need to be more actively involved. But it's not your job to bring them to that point. आप किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते. Even religiously भी आप देखें, आप
नमाज का हमें कहा गया कि you're responsible for your नमाज, you're responsible for your, आप कह सकते हो, आप किसी की सवार नहीं सर पर हो सकते कि you need to be an involved father. हमने उनकी जिम्मेदारी इतनी absorb की हुई है ना कि फिर हम खुद ही ड्रेन हो रहे हैं और फिर हम अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहे. सो सिंगल मदर्स का आप देखें कि दे आर ग्रीविंग एंड दे आर इन दैट गिल्ट कि मैंने उनका फादर उनसे दूर कर दिया. तो वो तो खैर दैट्स फिर अनदर स्टोरी, बट you're just responsible for your task as a mother. Yeah, no, and I say this to a lot of my clients who are in those situations as well. Okay, you don't have to be married to the mother of your children to have a relationship with your children, right? आप बाप तब भी थे जब आपकी शादी हुई थी, शादी नहीं भी हुई थी तो भी आप बाप हैं. और वो बाप को कोई रोक नहीं सकता जो अपने बच्चों के साथ कोई वास्ता रखना चाहे. तो वो जो कहते हैं कि मेरी बीवी मिलने नहीं दे रही या मेरा मियाँ मिलने नहीं दे रहा, I think there are a lot of ways to get around situations, and a lot of fathers, I know there are examples far more than there should be of fathers जो बच्चे छोड़ देते हैं, बिल्कुल दूसरी शादी कर लेते हैं और बच्चे हो जाते हैं, but कोई भी रोक नहीं सकता. And if somebody wants to be involved तो वो they'll find a way. और अगर कोई positive involvement show कर रहा है और आपकी शादी के मसले मसाइल साइड पे करके कर रहा है तो कोई माँ क्यों रोकेगी किसी बाप को इन्वॉल्व होने के लिए, जाहिर है, right? It's funny when you first brought this up, तो one thing came to my mind. It's a recurrent pattern. मुझे बड़ा funny लगा कि कितने मेरे clients की ये situation या story थी. I only work with women, and mostly women who are in this after getting married, after having children, ये वाला phase जो होता है. But I've had so many of my clients who tell me कि हमने कभी साइकिल चलाना नहीं सीखा क्योंकि अब्बू घर पे नहीं होते थे और अम्मी कहती थी अब्बू सिखाएंगे. And such a basic thing when you think about it, कि आपको नहीं लगेगा. A lot of other sports as well. मैंने स्विमिंग सीखनी थी, मेरे अब्बू ने इजाज़त नहीं दी, दिल में वही चीज़ रहेगी. That child is still there. Every time you look at a pool, it comes back, right? I'm learning how to swim now. Yeah. For your child, for your inner child. Yeah. Yeah, but it makes a difference. I don't know how to cycle. That's my next goal. I want to learn how to And it's cycle. so interesting. अब बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ होगा. मुझे याद है जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे तो हमारे घर में नीचे अच्छा लंबा पोर्च एरिया था, हम वहाँ पे चलाते थे. एंड द फर्स्ट टाइम आई थिंक माई फादर वॉज देयर एज वेल, माई मदर वॉज देयर एज वेल. और मैंने जब चलाना सीख ली थी तो आई थिंक दे लेट मी गो. और एक साइकिल गिरी भी थी, आई थिंक मेरी बहन की, वो भी चलाना सीख रही थी और मैं उसके ऊपर से गुजर के चली गई थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स. और फिर मैं गिरी थी ऑब्वियसली बिकॉज आई लॉस्ट बैलेंस. But it was a very positive memory. It is a very positive memory from my childhood. And so it's very odd for me to think कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि ना हो. और फिर मैं अपनी सिचुएशन को देखती हूँ, मेरे बेचारे बच्चे पता नहीं पिछले साल से कह रहे हैं हमें साइकिल ले दे. उनकी छोटी हो गई है साइकिल. देयर एट दैट स्टेज कि बहुत जल्दी साइकिल बड़ी वो छोटी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं. तो तुम्हें वो टेंशन होती है मुझे सिखाना है. तो मैं जब अपने क्लाइंट्स को सुनती हूँ और मुझे हंसी आती है कि यार इतनी बड़ी बात वो हो सकती है कि वो हमेशा दिल में रहेगी कि अम्मी ने कहा था अब्बू आएंगे तो सिखाएंगे, अब्बू लेट आते थे, अबू ने नहीं सिखाई, हमें आज तक साइकिल चलाना नहीं हमने सीखा. तो फिर मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स सीखती हैं और मुझे बताती हैं कि हमने साइकिल चलाना सीख लिया. एंड दैट इज हाउ यू हील दैट इनर चाइल्ड वुंड. So I learned how to drive अभी recently. I learned how to swim. अब मेरा next agenda summer का है कि I have to learn how to cycle. So अब मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ. But because I want to show my kids कि there is no age कि आप कोई चीज़ सीखो. I learned swimming with my kids. मेरे दोनों बच्चे होते थे पूल में, वे होते थे, हम तीनों मिलकर, और मैं सबसे स्लो सीखी. Because उनकी एज ऐसी है ना, they pick things up pretty fast. Yeah. अभी हमने रिलेशनशिप के हवाले से बात की थी कि ट्रॉमा हमारे रिलेशनशिप्स में कैसे प्रेजेंट करता है. Now I want to take it like further कि how it affects the intimacy. इमोशनल है चाहे फिजिकल है. I've seen आई नो लाइक क्लाइंट्स होती हैं जो कहती हैं कि मैं बात नहीं कर सकती, या अपने पेरेंट्स की कोई बात है वो नहीं कर सकती, या अपने अंदर की कोई बात है they are living in a shell, they're in a marriage since years, but वो emotional एक शील्ड बना लेते हैं, या physical intimacy में भी वो present करता होगा, I'm sure. So I want you to explain that a little. So the things that are affected by childhood trauma, and trauma is usually something that happens childhood से related. इस तरह से होता है कि जब वो relationships में नज़र आना शुरू होता है ना, तो we go to familiarity or we go to our core relationships जो basic हमने जहाँ foundation बनाई थी, so with our parents, with our siblings. तो अक्सर इस वजह से वो चीज़ें जो हैं वो बाद में हमारे साथ continue हो रही होती हैं with our friends, with our spouses, everywhere in life.
तो इसमें होता ये है कि व्हेन यू आर कैरिंग ऑन सिग्निफिकेंट ट्रॉमा फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड दोज रिलेशनशिप्स, तो शादी में आके उनके बहुत सारे जब इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं, जैसे हमने अभी बात की कि वो आप बैगेज लेकर आते हो, सब कुछ होता है, तो इट स्टार्ट्स टू इम्पैक्ट द वे यू ट्रस्ट द अदर पर्सन, द वे यू कम्युनिकेट, the way you form a healthy bond with somebody, and of course all of these things are going to impact all kinds of intimacy in a marriage. तो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता. But if you ask from my personal experience, तो मेरी बहुत सारी clients ये कहती हैं कि हमारे लिए for physical intimacy बहुत ज़रूरी है कि emotional हमारी intimacy हो. वो होगी तो फिर we can go to that step, वरना we can't. Right? So now if they're carrying a lot of baggage and they haven't done the work on themselves, and there is that emotional gap, and they're feeling that hurt, and they don't want to be close to the spouse, or they don't want to even talk to the spouse, a lot of the times where it starts is within you. और वही बात है कि आपको भी क्लाइंट्स बहुत सारे इसी तरह के मिलते होंगे जो कहते होंगे कि हम तो थेरेपी कर लेंगे, हमारे मियाँ को कोई थेरेपी पे भेज दे, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है. उसकी वजह से मैं थेरेपी में उसकी वजह से मैं इधर हूँ. बट it's very interesting कि therapy is not about changing anybody else. It's about doing the work. मेरी एक client ने मुझे पहले सेशन में कहा था कि I asked, she was telling अपना कि मैं किसी और से पूछ रही थी कि what happens in therapy, and she said उन्होंने मुझे ये कहा कि nothing around you changes but everything within you changes. Right? तो उसमें यह है कि मियाँ आपका वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था. He is living his good life, right? Must. But you have all these things happening within you. You've changed in a profound way. You've done a lot of work. You've taken care of some of your traumas, some of that wound that you were carrying on. अब होता ये है कि आप में ठहराव आता है, आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती है, अपना ख्याल रखना शुरू करते हो. तो अगर उसने झटक के बात कर दी कोई या जवाब नहीं दिया, तो आपकी कैपेसिटी इतनी बिल्ड हुई भी है कि आप कमरे में जाके शायद रोना नहीं शुरू कर दो. You move on, you do your own thing. I'm not saying what he's doing is right. It's never right. It can never be right. But आपके पास भी clients आते होंगे वो कहते होंगे we can't end the marriage. We can't leave this person irrespective of what he's done. So then you need to survive. You need to work on how you find a way to survive in that relationship. And for that you need to be strong. It's like, you build yourself. You build your strength and you learn to shift from a reaction to a response. कि मुझे कैसे response देना है, response देना भी है या नहीं देना है. ये भी एक important होता है कि okay, I don't need to react to this. I want to step away from this. I want to respect myself right now. अगर वो insult कर रहा है तो मेरी insult हो नहीं रही है. I'm deciding to take a step back. मुझे ज़रूरी नहीं है कि वो insult कर रहा है तो मैं भी घुस जाऊँ और मैं भी insult throw करूँ और बच्चों के सामने एक सीन क्रिएट हो रहा है. सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्ट थेरेपी, तो मुझे जो कुछ भी मेरी थेरेपिस्ट कहती थी मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या बातें हो रही हैं और इससे क्या होगा. एग्जैक्टली सर पे से गुजर जाते हैं. 2.5-3 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ. तो मैं ऐसे होती थी कि मैं क्या कह रही हूँ और वो क्या कह रही है. मुझे लाइक you give me something to fix this. मुझे तो I've had clients come to me and say बस सारा अब आपने जो है सब कुछ ठीक कर लेना है. I'm like, I'm not God. Not going to happen. Doesn't work like that. But the need to fix it, because आपको overall जब awareness आती है ना कि सारे मसले ही मेरे साथ है, तो फिर आपको होता है कि ये फिक्स करो भाई, मुझे हल बताओ कि ये हो रहा है तो अब मैं क्या करूँ, ये हो रहा है तो अब मैं क्या करूँ. और आप ऐसे बैठे होते हैं लाइक अ पपी कि मुझे कुछ गाइडेंस मिले, कुछ दे दो, लाइक मैजिक वॉन्ड कि मैं सारे मसले हल कर दूँ. बट देन जब वो चीज़ें प्रैक्टिकली आई वॉज एबल टू कंटेनमेंट आपने सीखी, आपने पॉज सीखा, आपने रिएक्शन से रिस्पॉन्स में आना सीखा, और वो इतना अनकॉन्शियस लेवल पर होता है कि वो आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि अच्छा मुझे गुस्सा नहीं आया, मेरे बच्चे ने स्पिल कर दिया. मुझे लाइक आपके अवेयरनेस में आ जाते हैं आपके जो भी ट्रिगर्स हैं या जो भी है. अब तो इतना कॉमन ट्रिगर ट्रॉमा सब कुछ हो चुका है कि बोलते हुए भी डर लगता है कि ना ही यूज़ करो तो बेहतर है. बट सबका कुछ ना कुछ होता है, एंड दैट्स बिल्कुल दैट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दैट डजंट मीन यू हैव अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. Exactly the same way कि अगर आपका BP higher doesn't mean you have cancer or something that's really difficult to get out of. Not necessarily true. वैसे दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं था BP और कैंसर का, but still like just to draw that
एग्जाम्पल हाँ, कि दो कि चीज़ों you का don't have connect to नहीं like है। go to worst case कि अब तो Yeah. मेरा कुछ अब तो ज़िंदगी में ये हो गया तो अब कुछ भी नहीं हो कुछ भी नहीं सकता, हो there is सकता। always a way, when there is will there is way। अच्छा सारा, अब ट्रॉमा पे हमने बहुत बात कर ली, थोड़ा सा हम हीलिंग की तरफ आते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ हो गया, ट्रोमेटिक इंसिडेंट वन टाइम हुआ है या रहा है इन द पास्ट, चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, सो इज़ देयर एनी होप, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या बेहतरी हो सकती है। आप इंडिविजुअल थेरेपी भी करती हैं, आप सपोर्ट ग्रुप्स भी करती हैं, सो व्हाट डू यू थिंक? Absolutely. I think everybody should go for therapy. Everybody should do it, at least at some point in life. आपको ज़रूर अपने को इतना टाइम देना चाहिए। And it's so interesting कि जब सेशन शुरू होता है, a lot of these mothers that I speak to, there's a shift when they come on the screen. मैं online ही sessions करती हूँ ज़्यादातर। You see a shift in their body language कि अच्छा अब मैं बैठ गई हूँ, you know, I'm here now. And I'm honestly, I swear that does more than half the work for you. Yeah. This person has taken out time, has found an hour-long slot to sit down and take care of themselves, right? उससे बड़ी healing क्या हो सकती है? As mothers, constantly हमारे support group पे होते हैं, पर मेरे पास time नहीं है। मैं उनको कहती हूँ ये 5 मिनट की exercise आप रोज़ करें, बट मेरे पास टाइम नहीं है। एंड आई कीप सेइंग टाइम होता है हमारे पास, वी हैव टाइम। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 5 साल के से कम की एज है तीनों की माशाल्लाह। आई नो टाइम है, मुश्किल है निकालना। वो अलग बात है कि जब छोटू सोता है, जो मेरा 3 महीने का है अब ऑलमोस्ट माशाल्लाह, तो मुझे होता है मैं जल्दी से लॉन्ड्री कर लूँ, मैं एक साइकिल लगा लूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैं जल्दी से वो कर लूँ, विच इज़ सेल्फ केयर एज वेल, राइट? यू पिक व्हाट यू वांट टू डू, यू पिक व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। हमने घर के कामों को, लोगों के कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है ओवर व्हाट वी नीड फॉर आवरसेल्व्स, एंड वी आर नॉट एबल टू टेक अ ब्रेक, वी आर नॉट एबल टू बिल्ड रिसोर्सेज फॉर आवरसेल्व्स, और इवेंचुअली फिर क्या होता है, यू क्रैश। उसके बाद थेरेपी कैसे स्टार्ट होती है? अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, मैंने अपने बेटे को या बेटी को थप्पड़ मार दिया, वहाँ से पहला सेशन शुरू होता है। दे हैव पास्ड ऑल ऑफ दैट, वो सारा स्टेज गुजर गया, अब फटने पे आ गए हम। दैट इज व्हेन वी गो फॉर थेरेपी। अब थप्पड़ निकल रहे हैं, एग्जैक्टली। सो प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट, एब्सोल्युटली। सो इवन मैं तो कहूँगी कि ये सब कुछ बच्चे पैदा करने से पहले हो जाना चाहिए आइडियली। लाइक अगर मुझे कोई बताता, बट यू डोंट नो, देयर इज नो अदर वे टू लर्न मदरहुड। वो आप जब उसमें फेंक दिए जाते हो ना, खुद पढ़ते हो और उसमें से कोई निकालने वाला नहीं होता, दैट इज व्हेन यू लर्न कि भाई अब यही है, एंड बाय हुक और बाय क्रोक यू गेट थ्रू इट, राइट? सर्वाइवल में आप चले जाते हो, सर्वाइवल मोड पे आप इतना अरसा चलते जाते हो। आई रिमेंबर जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी। मुझे होता था किसी ने मुझे पूछा नहीं, किसी ने मुझे कुछ ला के मेरा अलग चल रहा था। और वो किसी क्या होता है, हस्बैंड ही होता है कि यू नो हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो वही बात है, आपको अपना ख्याल खुद रखना है। एंड द कम्युनिकेशन ऑल्सो, लाइक यू नो, यू नॉट इवन टेलिंग देम कि मुझे कुछ खाने को ला दो, या मेरे सर में दर्द है, बच्चा पकड़ लो, कुछ अलग ही चल रहा होता है। इतने साल हो गए शादी को, अभी भी मुझे कहना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मैं अपनी क्लाइंट से अब ये बात पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है, आपके हस्बैंड ने आपको देखा, आपने उनसे कहा? अगर आप उनसे कहती कि मुझे पानी ला दो, वो ला देते। हाँ, पानी ला देते, वो तो जूस भी बना के लाते, वो तुम्हें चाय भी दे देते, तो आप उनसे मांग लो। क्योंकि इमोशनल अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे हैं, आई थिंक एवरीबडी नोज, आई थिंक दीज मैन ऑल्सो नो कि हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट आदमियों में उस तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है जो औरतों में अब आ गई है। ठीक है, तो अब यू कैन कीप हिटिंग द नेल ऑन द हेड विद दैट इन्फॉर्मेशन कि हाँ मुझे तो पता चल गया एग्जैक्टली क्या मसला है, बट हाउ आर यू रिजॉल्विंग दैट फॉर योर सेल्फ, यू नो? और जब आप कह देते हो और वो पानी आ जाता है, या वो खाना आ जाता है, या वो जो आपको ख्याल और केयर चाहिए था वो आपको मिल जाता है, then you feel fine. इंस्टेड ऑफ यू नो सल्किंग के देखो खुद नहीं करके दिया, और फिर वो यू कैरी दैट, वो एंग्री बनेगा। बिल्कुल। और रिजेंटमेंट जो छोटे बच्चों के साथ होती है ना, स्पाउसल जो रिजेंटमेंट होती है विद हस्बैंड्स, आई थिंक उसका कोई और कहीं पे दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज यू नो यू सी देम स्लीपिंग पीसफुली एंड दे कैन लीव द हाउस विदाउट थिंकिंग अबाउट 50 थिंग्स, राइट? अब मैंने आना था यहाँ पे तो मुझे सोचना, अच्छा बड़े बच्चे क्या कर रहे होंगे, छोटे बच्चे किसके, बेटे को किसके पास छोड़ना है, अच्छा दूध पूरा होगा, अच्छा डाइपर चेंज हुआ हुआ है, अच्छा ज़्यादा उल्टियाँ तो नहीं करेगा, अच्छा कॉल आ गई तो मैं क्या करूँगी। सो देयर आर ऑल दीज थिंग्स। बच्चों का, बड़े बच्चों का सोचना, अच्छा उनके नैप का टाइम तो नहीं है, उनके खाने का टाइम, तो आई कांट जस्ट गेट अप एंड बी लाइक मैं जा रही हूँ एग्जैक्टली। जब अभी आपने ये बात करी है ना, तो द वेरी फर्स्ट टाइम
I realized कि मेरा कुछ चल रहा है postpartum was he started getting ready. My mom was leaving that day. She stayed for a week and first born का बता रही हूँ. My mom was leaving. He got up and started getting ready. He told me in the morning that अम्मी को drop करके मैं इफ्तार पे जाऊँगा. रमज़ान थे और मैं ऐसे थी कि मैंने सुबह कह दिया क्योंकि अम्मी साथ थी कि हाँ चले जाएं आप. लेकिन जब वो जाने का टाइम आया he got up and he got ready and he left the house and I started crying. He didn't know वो चले गए थे बट मैं कोई 1 घंटा रोई कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ. मैं यहाँ बैठा करूँगी और मैं बच्चा संभाला करूँगी और वो खड़े होंगे और वो चले जाएंगे. और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो कहीं जा रहे थे अकेले मुझे छोड़कर. तो वो इस तरह से हर चीज़ ट्रिगर हुई ना मेरी कि रोना भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, रिजेंटमेंट भी आ रही है. मेरा ये तब हुआ था जब मैं अपने अम्मी अब्बू के घर भी उन दिनों में गई भी थी. तो वो लोग भी कौन सी मूवी आई थी मौला जट पूरी दुनिया ने देखी थी. सब ने देखी थी. और अम्मी अब्बू के घर गई वो गए उन्होंने देखी उनका ज़बरदस्त मूवी ज़रूर जाना. मैंने कहा जाती हूँ मैं अपने ख्वाबों में. उसके बाद मैं वापस घर आ गई और उसी दिन मेरे ससुराल में सबका प्लान बना कि आज हम मूवी देखने जाएंगे. उस रात मैं इतना रोई मैंने कहा पता नहीं मैं आइंदा मूवी देख भी सकूंगी पर मैंने नहीं देखी. 5 साल हो गए मैंने मूवी अभी भी लगी है बहन साथ चलते मैंने भी नहीं देखी. तो फिर अक्सर मैं यही सोच रही होती हूँ कि वो एक चीज़ आई विल से दिस हंस की मैं अब कहती हूँ उस वक्त बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट एक बात थी कि भाई सब चले गए सबने देख लिया पता नहीं क्या था उस मूवी में जो मेरा रह गया है और मैं यहाँ बैठी भी हूँ एक बच्चा दूसरा बच्चा बस मैं यही करती रहूँ यही मेरी जिंदगी है. आपको बहुत इम्पैक्ट करती है वो चीज़. शायद यू स्टार्ट मिसिंग द ओल्ड लाइफ ऑल्सो. क्या मेरी लाइफ होती थी और क्या हो गई चप्पल पहने और निकल गए बस ये जहाँ जाना है. और अब मतलब ये मुझे या तो मैंने इसको साथ लेके जाना है या तो मैंने बच्चे को मैनेज करके जाना है. So it's the identity also. Everything changes. And we grieve the person we used to be. हालांकि if you think about it, you will never have more love, more like fulfillment. Exactly, that's the word in your heart now जैसे आपके है that you would have ever had before, right? And बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्रूव करते हो after becoming a mother. मुझे लगता है बहुत ही पर्पसलेस लाइफ थी कि बस थोड़ा सा आप एक सेल्फिश जिंदगी कि बस अपनी ईगो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स आप फॉलो कर रहे हैं. But once you have your child, so like it was a transforming journey for me. I also want to be mindful of women out there who are not able to have children. Of course, find that purpose, right? A lot of people find that purpose in pets. कहना नहीं चाहिए था. No, it's okay. I think when we talk about motherhood, we forget. We forget that, अक्सर there are losses, there are women who are trying to conceive. I've had a miscarriage. It's a tough place to be, right? And we don't talk about these things publicly. We don't vocalize them. And it's very difficult for people to make those connections. कि अच्छा क्या करें? And it's tough. You'll meet people who have lost children. Not just miscarriages, given birth, had stillbirths or lost children in later life. It's terrible. It is. And so again it's not about finding that just here. जब हम resource building की बात करते हैं you find that purpose wherever that is, right? And it is possible to do. I just meant myself when I said it कि I was living a very selfish life. And even after marriage कि बस अपने बारे में ही सोचना. I think it's also the spiritual journey, not just the बच्चा. It's the spiritual journey also कि I was a very different person back then. And maybe because I had a very different childhood. तो वो tracing back to that I did not mean in that way. वो उस तरह I didn't mean to correct you. नहीं it's okay you can. But I think it's good. It's a good reminder for the society as well. क्योंकि हम 4 माएँ एक जगह बैठती हैं ना तो हम बात यही करते हैं बच्चों के बारे में complain करना. I think it takes either knowing a few women who are going through those struggles or being related to them or having clients listening to some of those stories. I remember this time when I conceived, I was torn about what to tell some of my clients who were going through infertility issues, who had lost their children recently. और 1-2 को तो शायद मैंने बताया ही नहीं, which was unprofessional. बताना आपको चाहिए, but वो it worked nicely क्योंकि my baby was born right before Ramzan or right फर्स्ट सेकंड रमज़ान को पैदा हुआ था. तो वो फिर मैंने रमज़ान ब्रेक एंड ईद ब्रेक में वो काफ़ी कुछ कवर कर लिया था. तो वो ब्रेक वैसे ही आ गई थी. बट इट वाज समथिंग दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी पर्सनली बिकॉज आई न्यू कि वो कितना मुश्किल है. एंड आई वुड समटाइम्स हैव क्लाइंट्स से कि मैं जहाँ जिससे बात करते हैं एवरीबडी इज प्रेग्नेंट, एवरीबडी इज हैविंग अ बेबी एंड आई यूज्ड टू बी लाइक ओह नो, यू नो. सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. हमें रियलाइज़ नहीं होता है हैविंग चिल्ड्रन
it is a very big thing that is very difficult for a lot of women. But again, even with that, I think therapy is great to talk about those things, to talk about possibilities, to talk about what else you can do in your life to get that fulfillment. There are also women I know personally who don't want to have Who don't children. want to have children, They yeah. don't find that Yeah. fulfillment there. They find it somewhere else. Somewhere else. Good for you. Because you know, हाँ, मतलब आप दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने कोई तो आपके लिए बिल्कुल वो रखा है, मकसद exactly पर्पस है आपका. बिल्कुल ऐसा ही है. सो थैंक यू सो मच सारा. आई हैड अ वंडरफुल टाइम. मुझे लगता है मेरा ट्रॉमा पे 1 घंटे का लेक्चर हुआ है. अब मुझे ट्रॉमा पढ़ने की ज़रूरत है. सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच. आई होप आप सब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. हम इनकी जो फर्स्ट एपिसोड थी वो भी लिंक कर देंगे, सो यू गाइस कैन वॉच दैट टू, वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट अगेन मदरहुड, पेरेंटिंग, ट्रॉमा. इतना हमने नहीं किया था, बाकी चीज़ें की थी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ यू स्टिल हेयर यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा अगर आपका कोई सवाल हो. हम सारा का भी पेज टैग कर देंगे, इंस्टाग्राम पेज, इफ़ यू वांट टू explore her page for support groups or one-on-one sessions. Thank you very much. Allah Hafiz.